हम लोग ने पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का पढ़ लिए थे, तो आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट। पहले पढ़ते हैं अब गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी था कौन, उसके बारे में पहले हम जानते हैं। कहता है गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी क्या था? एक पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभावों में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल बिना किसी संधि की गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल के सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुएल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया और वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने और अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी थी। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। काउंट काबूर की 1862 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। काउंट काबूर की 1862 में मृत्यु हो गई थी। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। अब आगे बताइए जर्मनी का एकीकरण। अब पढ़ते जाते हैं जर्मनी का एकीकरण। इटली के तो अब हम जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ लिए थे, अब उनका फिर से हम क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। तो हम क्या क्या पढ़े थे एक बार यूरोप में राष्ट्रवाद में, यानी कि राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक संस्कृति के और सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व राष्ट्र के विकास में सहायक तत्व पहला है पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। तीसरा है नेपोलियन के सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा मध्य वर्ग के उदारवादी सोच, तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। और छठा है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। राष्ट्रवाद के विकास के सहायक तत्व कौन से हैं? पहला है पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। तीसरा है नेपोलियन के सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। मध्यम वर्ग के उदय एवं उदारवादी सोच, तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अब पता है राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम, यानी कि राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम क्या था? तो 1830 की जुलाई की क्रांति का कारण क्या था? यानी कि इसका कारण क्या था? 30 की जो जुलाई में क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। दूसरा है चार्ल्स दशम एवं प्लेगनिक का निरंकुश शासन। और तीसरा है उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्गीय व्यवस्था का विरोध। अब उसका परिणाम देखते हैं। लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दशम इंग्लैंड पलायन किया। लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दशम क्या बना? इंग्लैंड पलायन किया। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मेटरनिख की व्यवस्था को चुनौती और राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती। अब 1848 की क्रांति के बारे में पता है। लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति, यानी कि 1848 की क्रांति का रीजन क्या था, यानी कारण क्या था?
लुई फिलिप का कमजोर एवं उदारवादी नीति, असफल वैदेशिकी नीति, भूखमरी एवं बेरोजगारी। और उसका परिणाम क्या क्या भुगतना पड़ा? पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। आधुनिक युग के आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 3000 छोटे बड़े राज्य थे। 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। जर्मन के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जाल्वेरिन नामक संघ बनाया। आगे पढ़ते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन डायट प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रारंभ से ही हीगेल विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। अब होते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। अब अगला टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता के साहित्यिक प्रगति, विचार और दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। लेकिन तुर्की शासन से समय को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए हतेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसे नामक स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान एवं पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपने सरकार के प्रतिष्ठा के बावजूद भी उद्धत थे। अपना नेपोलियन III फ्रांस का सम्राट बना। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ। अब पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। एकीकरण का बाधक तत्व क्या था? इटली के एकीकरण में यानी कि विषम रुकावट कौन था, क्या था? पहला, विषम भौगोलिक परिस्थिति थी। दूसरा था पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और आदि। और तीसरा है पोप का प्रभाव। एकीकरण का सहायक तत्व। अब एकीकरण हुआ तो उसमें सहायता कहाँ कहाँ से मिली, उसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, तीसरा नेपोलियन का सैन्य अभियान, और चौथा मेटरनिक प्रतिक्रियावादी सोच और नागरिक आंदोलन, और पांचवा मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान। और एकीकरण की प्रक्रिया, मेजनी पहला है, मेजनी का योगदान। यंग इटली 1831 की स्थापना की। यंग यूरोप 1834 की स्थापना की। यंग इटली 1831 की स्थापना किसने की? मेजनी ने की थी। यंग यूरोप 1834 की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। 1848 की क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? मेजनी ने की थी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट का शासक एल्बर्ट का पराजय के बाद पुनः पलायन। अब आते हैं काउंट काबर। विक्टर एम्युलियन का प्रधानमंत्री बना। दूसरा, 1853 में क्यूमियो युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग किया काउंट काबूर ने। नीस और सेवा और नेपोलियन III को देने का वादा किया। नीस और सेवा को नेपोलियन III को देने का वादा किया किसने? काउंट काबूर ने। 1859-7 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया को ही कब्जे में। 1860-61 में परमा, मोडना और टस्कनी पर अधिकार। अगला, गैरिबाल्डी, पेशे से नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक, आगे चलकर काबूल के प्रभावों में संवैधानिक राजतंत्र का फसदर बना। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एम्युअल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग किया।
यानी गैरिबाल्डी ने 1862 में रोम पर आक्रमण का प्लान बनाया, लेकिन क्या था कि काबुल की मुलाकात के बाद योजना अपना त्याग दिया। इटली के दक्षिण क्षेत्र शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया एवं अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। एकीकरण का अंतिम चरण 1862 में काबुल की मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया पर विक्टर एमेनुएल ने स्वयं अधिकार किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण हुआ। अब पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। हंगरी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है भाई, अच्छा से पढ़िएगा। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के रूप में हंगरी में भी नज़र आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। 1848 क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। फ्रांस में लुई फिलिप का पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा, और इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई और इसमें केवल हंगरी का सदस्य के सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई और राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई। प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने के बाद स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों में हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावनाएं के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव यहाँ का उग्रवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी और इस समय रूस ने पोलैंड का विद्रोह को कुचल दिया। बोहेमिया ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया में भी हंगरी का घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की सभ्यता शासन की मांग की स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों की शक्ति से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी नहीं रह सकी। और आपका सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको कवर कर चुके हैं, और हम 2 दिन में क्या क्या पढ़े हैं उसको अब हम रिवीजन कर लेते हैं, यानी क्या उसका रिकैप यानी कि इसका समरी देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े थे। ओके, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तो क्या था? भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाइयों में विभाजित। दूसरा, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य। और तीसरा, राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का अभाव। एकीकरण में सहायक तत्व नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य संघ की स्थापना, यानी कि एकीकरण में सहायक तत्व कौन से? नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य का संघ की स्थापना था। दूसरा था बुर्जियो तथा हीगेल, काउंट हेम्बोल्ट आदि राष्ट्रवादी के विचारधारा का प्रभाव। तीसरा था शिक्षक छात्र संगठन ब्रूसन सेप्ट मेटरनिक का दमनकारी कानून, कलश आदि एवं व्यापारियों का संस्था जलवारिन का योगदान। चौथा था विलियन एवं बिस्मार्क का अविभार। बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण। जर्मन डाइट का प्रसा का प्रतिनिधि, यानी कि बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क एवं जर्मनी का एकीकरण में, यानी पहला पॉइंट है जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक। दूसरा, सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। और तीसरा में 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया। अगला, शेल्स्विंग पर जर्मन अधिकार और जर्मन बाहुल्य होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना, यह उसकी कूटनीतिक चाल रही। होल्स्टीन का जर्मन आबादी का भड़का कर ऑस्ट्रिया का विरुद्ध युद्ध को माहौल का निर्माण किया। 1866 ईस्वी में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय तथा प्रसा का ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हुआ। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन का राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण। नेपोलियन III द्वारा 19 जून 1870 को प्रसा पर आक्रमण के लिए सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय। 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ
फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी एकीकरण का कार्य पूर्ण। अब पढ़ते अन्य देशों का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था। यूनान के बारे में पढ़ते हैं। तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड फ्रांस रूस के सहयोग से 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय किया। एड्रियन की संधि 1829 से। हंगरी ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसुद और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन। 1846 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा हंगरी के स्वतंत्रता मंत्री परिषद की मांग स्वीकार। प्रतिनिधि सभा की राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन का मान्यता एवं हंगरी का राष्ट्रीय संहिता का महत्व। अब पोलैंड राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑस्ट्रिया द्वारा दमन कर दिया गया। और आपका यहाँ से आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है और कल इसका MCQ क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आएंगे।